Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the third chapter of Beehives, The Little Girl. As you all know, you are taking online classes during this corona period. Because of corona, we can't take face-to-face classes. That's why in these days we are teaching you through online platform. So once again, आज एक बार फिर वीडियो सीरीज में आपका जो बी हाइव्स जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर प्रोज सेक्शन का द लिटिल गर्ल आपको पढ़ाया जाएगा। टाइटल है इस लेसन का द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बात बताई गई है, इस लेसन के थ्रू जो मैसेज दिया गया है वो ये है कि हर बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके लाइफ के बिगिनिंग में पेरेंट्स जो है थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग अबोध होते हैं, आपके पास में इतनी नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में उनके इंस्ट्रक्शंस आपको लेने पड़ते हैं, ज़्यादा सुनने पड़ते हैं, समय समय पर आपको टोका जाता है, डांट भी पड़ती है, रिब्यूकिंग भी होती है और इस तरह से स्ट्रिक्टनेस का माहौल रहता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो है, ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ये जो माता पिता का व्यवहार है पेरेंट्स का, ये आप जब बड़े हो जाते हैं तब आपको जाकर के समझ में आता है और तब आप काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने एल्डर्स के प्रति। तो इस पार्ट में कुछ ऐसा ही है। तो आइए द लिटिल गर्ल हेडिंग के साथ जो ये लेसन शुरू किया जा रहा है। पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड हम कुछ जानेंगे। डू यू फील, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो राइटर है। इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड की रचना द लिटिल गर्ल। इन्होंने इसमें शुरुआत में पढ़ने से पहले कुछ बातें बताई है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, क्या आप महसूस करते हैं कि आज इन दिनों अभी आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, उस समय की तुलना में जब आप अपेक्षाकृत क्या थे, काफ़ी छोटे थे, यंग थे। तो बिल्कुल इसका जवाब यही है, आज हम अपने माता पिता को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास में नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है लाइफ का। उससे हमको पता चलता है कि माता पिता के जो व्यवहार है हमारे प्रति, या माता पिता को हम बेहतर समझ सकते हैं बजाय उसके। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। और शायद आज यू नाउ अंडरस्टैंड, अब आप समझते हैं, द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, माता पिता के जो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस हुआ करते थे आपके प्रति, उसके कारणों को अब बेहतर समझ सकते हैं आप। दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो आपको एक समय वो एक्शंस, वो माता पिता का एक्शन, उनकी वो क्रिया, उनका काम जो आपको पहले अपसेट कर दिया करता था, अपेक्षाकृत पहले आपको परेशान कर देता, अपसेट का मतलब परेशान कर देता था, अब शायद आप उन माता पिता के उन एक्शंस को, जैसे आपको पढ़ने के लिए टोकना, समय समय पर गाइड करना, हर बात के लिए टोकना, आपको कहना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो आज आपको बेहतर समझ में आता है बजाय उस समय के, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है,
आप समझ सकते हैं कि उनका इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने का या इस तरह की बातों को कहना जिससे आप पहले अपसेट हो जाया करते थे, परेशान हो जाते थे, वो बातें अब आपको समझ में आ गई है कि उनका जो कहना था, उनका जो एक्शन है बिल्कुल सही था। तो आइए, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में हुज फीलिंग्स, जिसकी भावनाएं फॉर हर फादर चेंज, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए परिवर्तित हो जाती है, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। जहाँ वो पहले जब वो यंगर थी तो अपने फादर से बहुत डरती थी, उसकी जो फीलिंग थी अपने बाप के प्रति, अपने पिता के प्रति, वो फियर वाली थी, वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, और ये इस तरह की जो स्थिति है शायद हर घर में गूंजती है। इस तरह की स्थिति, इस तरह का जो पैटर्न है बच्चों का, जिसमें बच्चे जो है अपने स्ट्रिक्ट माता पिता से शुरू में बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, उनके एक्शन को पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में और डरते हैं। दे हैव फियर ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का उनको डर होता है, लेकिन वही फियर उनका बाद में धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ, जैसे जैसे वो ग्रोइंग करते हैं, बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। और ये चीज़ लगभग शायद प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, हर घर में ये चीज़ गूंजती है, अर्थात कहने का मतलब हमको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के एक ऐसा टॉपिक लिया गया है जो जनरल टॉपिक है, और हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे आसपास, हम अपने फैमिलीज़ में इसको, इस तरह की स्थितियों को देख सकते हैं। जहाँ छोटे बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ज़्यादातर डरते हैं, और उसके डर का कारण क्या है? क्योंकि वो उनको हर बात पर इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो ये इस बच्चों को अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है हमारी फ्रीडम के साथ फ्रीडम कर्टेल की जा रही है, हमारी फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी फ्रीडम को कम किया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये चीज़ उन्हें बाद में जाकर पता चलती है कि पेरेंट्स का इस तरह का करना हमारे लिए कितना अच्छा था, कितना एडवांटेजियस था, कितना अच्छा यूज़फुल था, वो चीज़ उन्हें बाद में पता चलती है। और ये चैप्टर यही कहता है। इसमें एक गर्ल है जो शुरू में अपने पेरेंट्स, अपने स्पेशली अपने बाप पिता से, अपने फादर से फियर करती है, डरती है बहुत ज़्यादा, और बाद में धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो उसको ये अपने पिता का जो एक्शन है उसको समझ में आता है कि पिता ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते थे, और फिर वो उनके प्रति एक अच्छा भाव रखने लग जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग का भाव रखने लग जाती है। आइए तो लेट्स बिगिन, आइए शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसका, उसकी शुरुआत करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, उस छोटी बच्ची के लिए उसके पिता जो हैं, उस छोटी बच्ची के लिए उसके जो पिताजी जो हैं, उसके फादर जो हैं, वो एक ऐसा फिगर है, एक ऐसी आकृति है, टू बी फियर्ड, जिससे डरा जाए। अ फिगर टू बी फियर्ड, अर्थात अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग डरें। उसके उस लड़की के लिए उसके पिता जो हैं एक ऐसे फिगर थे, एक ऐसी आकृति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो जिससे डरा जाए, एंड अवॉइडेड, और जिसको टाला जाए, जिससे बचा जाए, ऐसा उसको लगता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, रोज़ का रूटीन ये था, उसके पिता प्रत्येक सुबह जाने से पहले, काम पर जाने से पहले, ड्यूटी पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, उसके कमरे में आते, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और आकर अपनी बेटी को एक, यूं ही कह सकते हैं जिसको कैजुअल का मतलब लापरवाही के साथ, बिना किसी मन के, वो एक किस दे करके और चले जाते। जैसे कि घरों में होता है, माता पिता अपने बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं, तो उस हिसाब से अपने काम पर जाते समय अपने पिता फादर जो हैं, वो अपनी बेटी को, लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की है, उसको आ करके, जो बेटी है उनकी, आते हैं और कैजुअल किस करके चले जाते हैं, डेली जब काम पे जाते हैं उससे पहले। यहाँ एक इंटू का प्रयोग आया, देखिए,
इनटू एक प्रिपोजिशन है। जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन में गतिशील होकर प्रवेश करती है स्थान छोड़कर, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उसके पिता जो अंदर आए, प्रवेश किया उन्होंने कमरे में गतिशील होकर स्थान छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में हमको इनटू का प्रयोग करना है। तो ये एक अलग जनरल ग्रामर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमें बता रहा है कि किस तरह से वो लड़की जो है शुरू से अपने पिता के प्रति काफ़ी फियरफुल थी, डरी हुई थी, डर रही थी। उसको अपने पिता में एक फिगर नज़र आता था जो जिससे डरा जाए और अवॉइड किया जाए, जिससे बचा जाए। तो प्रत्येक सुबह उसके पिता आते, काम पर जाने से पहले उसके घर कमरे में आते, उसको कैजुअल किस करते और चले जाते। कैजुअल माने लापरवाही के साथ। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। इस पर वो भी अपने पिता को रिस्पॉन्ड करती, जवाब देती। रिस्पॉन्ड का मतलब आंसर, उत्तर देती। विद गुड बाय, अलविदा कह के, गुड बाय कह के वो अपने पिता को अलविदा कह कर, अलविदा पिताजी कह करके वो जवाब देती उनके कैजुअल किस पर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ और रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। अब देखिए यहाँ पर वो बच्ची अपने पिता से कितना डरती थी और उनसे बचने की कोशिश करती थी, और जब वो घर से चले जाते थे उसको किस तरह की रिलीफ महसूस होता था, वो आ रहा है। फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, राहत का भाव। रिलीफ का मतलब होता है राहत, उसको राहत का भाव महसूस होता था। देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, काफ़ी प्रसन्नचित्त भाव, राहत का महसूस करती थी वो। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ द कैरिज, नॉइज ऑफ द कैरिज यानी उस गाड़ी की आवाज़ को जिसमें उसके पिताजी बैठ करके जाते थे, उस गाड़ी की आवाज़ को सुन करके, जब वो उसकी आवाज़ गाड़ी की ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर यानी अपेक्षाकृत कम होती जाती, जैसे कोई भी साधन आपके पास खड़ा है और फिर वहाँ से चल करके काफ़ी दूर चला जाता है, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ जो है वो कम होती जाती है। तो जैसे जैसे उस गाड़ी की आवाज़ फेंटर एंड फेंटर होती जाती है, फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, उस लंबी सड़क पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आवाज़ कम होती जाती, यानी उसके पिताजी जैसे जैसे उसके घर से दूर होते जाते, उसको काफ़ी रिलीफ, ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ महसूस होता उसको, यानी उसको राहत मिलती, क्योंकि उसको अपने पिता के लिए अपने मन में भय था। ठीक है, ये इस तरह का एक जनरल बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है बच्चों का, जो यहाँ हमने देखने को मिला। फेंटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, फेंट, फेंटर, फेंटेस्ट। चलिए, तो यहाँ इसको समझ में आ गया होगा आपको। इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम के समय जब उसके पिता घर आते तो वो स्टेयरकेस के पास, अर्थात कहने का मतलब सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने पिता की काफ़ी तेज आवाज़ को हॉल में सुनती, ये कहते हुए, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाई जाए। ड्राइंग रूम जानते हैं आप, बैठक कक्ष जहाँ पर मेहमानों को रिसीव किया जाता है। मेरी चाय लाई जाए ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, क्या अभी तक अखबार नहीं आया, ये कहते हुए। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ माँ देखो, अपनी माँ को कहते पिताजी यानी उसकी दादी को, जाइए देखिए, इफ सी पेपर्स आउट देयर, क्या पेपर आया है बाहर, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल लाओ, मेरे स्लीपर्स लाओ, घरों में पहनने के लिए जो स्लीपर्स होते हैं तो वो पहनने के लिए लाइए, फुटवेयर होता है ये। तो इस तरह से वो जब शाम को घर आते तो उनके इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को सुनती और काफ़ी उसको डर महसूस होता।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ इसका क्लियर हो गया है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तब मेरी माँ जो है मुझे पुकारती। केजिया, क्या नाम था उस लिटिल गर्ल का? केजिया नाम था, याद रखिएगा, इसका नाम है केजिया। उसकी माँ जो है उसको केजिया के नाम से पुकारती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसकी माँ जो है कोशिश करती कि किसी तरह से बेटी जो है पिता से उसका फ्रेंडली ट्यूनिंग हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, अपने पिता के साथ मित्रवत हो जाए और खुल जाए, वो डरे नहीं, उसका फियर जो है वो रिमूव हो जाए। इसलिए वो बार बार ऐसे चांस देती बेटी को कि वो, ताकि उसका फियर ख़त्म हो। तो कहती, बेटा अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम आओ नीचे और अपने पिताजी के जो बूट्स हैं, अपने पिता के जो फादर्स के जो बूट्स हैं, जूते हैं, उनको उतारो। टेक ऑफ माने उतारना, फ्रेजल वर्ब है ये। टेक ऑफ माने उड़ान भरना भी होता है, लेकिन यहाँ टेक ऑफ का मतलब है उतारना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। इस पर धीरे धीरे वो लड़की यानी लिटिल गर्ल, बेटी, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे हो जाती, जैसे जैसे उसको पास पहुंचना होता पिता के, और उसकी गति जो है स्लो हो जाती। जैसे ही वो पार करती हॉल को और धीरे हो जाती। द एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धक्का दे करके धीरे से खोलती। स्लिप डाउन माने देखिए, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, बिना मन से आना, बिना मन से नीचे आना क्या कहलाता है? अनविलिंगली एंड क्वाइटली, चुपचाप नीचे आना यानी स्लिप डाउन, बिना मन से वो नीचे उतरती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धक्का दे करके उस ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, तब तक उसके पिताजी जो हैं अपने स्पेक्टेकल्स यानी नज़र का चश्मा, नज़र के चश्मे को जो होता है स्पेक्टेकल्स कहा जाता है, और अंदर जो धूप के चश्मे होते हैं उनको गूगल्स कहा जाता है, लेकिन जो नज़र के चश्मे होते हैं उनको स्पेशली स्पेक्टेकल्स कहा जाता है। तो बाय दैट टाइम, जब तक वो अंदर जाती, उसके पिताजी जो हैं वो अपने चश्मे को लगा लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल बॉय, और इस तरह से देखते वो उसको अपने चश्मे में से इस तरह से देखते उसको, देम इन अ वे, इस तरह से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस बच्ची के लिए काफ़ी टेरिफाइंग था। टेरिफाइंग का मतलब डराने वाला, डराने वाला, काफ़ी डरावना था। इस तरीके से वो उसकी ओर देखते। वेल, क्या कहते? वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। चलो बेटा जल्दी करो, हरी अप माने जल्दी करो, एंड पुल ऑफ, इसको खींचो, इन जूतों को बाहर निकालो, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह काम करोगी, अच्छे बेटी की तरह काम करोगी? तो देखिए इतना डर है उसको अपने पिता से, इतनी डरती है, जैसे अटक कर बोल रही है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिताजी, मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं। वो थोड़ा सा उसके अंदर काफ़ी हेजिटेशन थी, डर था। नेक्स्ट देखें इसको, तो उसके पिताजी उसको क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। यू डोंट नो इफ यू स्टटर लाइक दैट। तो उसके पिताजी फिर उसको थोड़ा सा टोकते हैं, फटकारने की उसकी जो ये आदत थी अटक कर बोलने की, डरते हुए उस पर थोड़ा सा उसको गाइड करते हुए कहते हैं, यू डोंट नो, नकल करते हुए, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर इसी तरह से तुम करती रहोगी, स्टटर लाइक दैट, इस तरह से तुम बोलती रहोगी, अटक अटक के बोलती रहोगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे इस हिचकिचाने का इलाज करवाना पड़ेगा, तुतलाने का इलाज कराना पड़ेगा, स्टटरिंग का इलाज कराना पड़ेगा तुम्हारा। इस तरह से वो थोड़ा सा व्यंग्य सा मारते उसको। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, बात ये थी, डर के कारण वो स्टटरिंग करती थी।
वो कभी भी किसी दूसरे लोगों के साथ, नेवर मीन्स कभी नहीं, अपोजिट होता है एवर और ऑलवेज। तो सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति के सामने हिचकिचाती नहीं थी, तुतलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, केवल वो अपने पिता के सामने ही इस तरह का स्टटरिंग करती थी, क्योंकि उसके मन में फियर था, डर था कि मैं जो बोल रही हूँ सही होगा या नहीं होगा, जो मैं कर रही हूँ सही होगा कि नहीं होगा। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एकदम सही सही बोलने की कोशिश करती थी अपने पिता के सामने, कहीं गलती नहीं हो जाए, प्रोनाउंसिएशन चूक नहीं जाए। इसलिए ऐसे में उसकी जो ये कोशिश होती थी सही बोलने की, वो नेगेटिव साबित हो जाती थी और उल्टा फर्क पड़ जाता था, नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता था और वो फिर स्टटरिंग करना शुरू हो जाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिवन इट अप का मतलब है स्टॉप्ड डूइंग इट, यानी हालांकि उसने दूसरे लोगों के साथ ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन सिर्फ पिता के साथ ही वो स्टटरिंग करती थी। और उसका कारण था क्योंकि वो अपने पिता के सामने इतना ज़्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश करती थी, प्रॉपरली बोलने की कोशिश करती थी, और उस में उसको ऐसा लगता था कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, मिस्टेक नहीं हो जाए, तो ऐसे में उसके लिए एकदम सही बोलना मुश्किल हो जाता था और वो स्टटरिंग करने लग जाती थी। व्हाट्स द मैटर, उसके पिताजी पूछते हैं क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, इतनी दुखी क्यों दिखती हो तुम, रेस्ड मतलब दुखी, अनहैप्पी, क्या बात है। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अरे मैं चाहता हूँ माँ, अब इस बच्ची को सिखाओ कि इस तरह की नज़र नहीं आए कि ये सुसाइड के उस पर पहुँच जाए, अबाउट टू कमिट सुसाइड, ऐसा लगता है जैसे ये बस सुसाइड करने वाली है। सुसाइड मीन्स आत्महत्या, अपने आप को मार लेना, किलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, स्वयं को मार लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए ये इस दुखी हालत में कहीं अपने आप को मार न दे। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, चलो इधर आओ और ये मेरी चाय का जो कप है इसको एक बार ले जाकर सावधानी से टेबल पर रखो, ऐसा उसके पिताजी ने कहा। तो बड़ी डरी हुई है वो, और उसके पिताजी का व्यवहार भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो समझ नहीं पा रही है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, अरे उसके पिताजी बहुत बड़े, विशाल काया के, हाथ भी उनके बड़े बड़े, नेक भी उनकी बड़ी, गर्दन भी बड़ी, स्पेशली हिज माउथ, और उनका जो विशेष रूप से मुंह जो है, व्हेन ही यान, जब वो क्या करते, जब वो यानिंग करते, जमाई लेती, उबासी लेते, यानिंग का मतलब उबासी लेना, तब विशेष रूप से उनका मुंह जो है बहुत बड़ा लगता। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, और जब बेटी जो है अपने पिता के बारे में अकेले में जब सोचती तो उसको ऐसा लगता जैसे वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है, दानव के बारे में, राक्षस के बारे में सोच रही है। द जायंट का मतलब दानव। तो इतना ज़्यादा उसके मन में फियर था अपने पिता को लेकर कि उसको अपने पिता के फिगर को, अपने पिता को वो एक दानव के रूप में देखती जब अकेले में बैठ कर सोचती। ठीक, और फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स, रविवार दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। उसकी दादी जो है वो रविवारों को, रविवार के दोपहर के बाद उसे जो है ड्राइंग रूम में भेजती ताकि वो अपने पिता और माता के साथ, मदर एंड फादर के साथ में नाइस टॉक कर सके, अर्थात अपने अच्छी बातचीत कर सके और उसका जो भय है, उसकी जो फियर है वो रिमूव किया जा सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और जब वो जाती वहाँ, वो बच्ची तो अपनी माँ को पढ़ते हुए, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और अपने पिता को सोफ़ा पर, देखिए लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है, आपको देखें ध्यान से। इसमें देखिए जब संडे के दिन वो जाती तो अपनी माँ को कुछ न कुछ पढ़ते हुए उस नज़र आती उसकी माँ, और पिता जो हैं सोफ़े पर लेटे हुए नज़र आते। जब भी वो उसकी दादी द्वारा उसको भेजा जाता कि थोड़ी सी ईजी हो,
नाइस टॉक करे अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ, बट जब वो वहाँ जाती तो उसको ये नज़ारा देखने को मिलता, हिज हैंकरशिप ऑन हिज फेस, और उसके पिता का जो हैंकरशिप है, हैंकरशिप का मतलब हैंडकरशिप नहीं पढ़ते हैं इसको, हैंकरशिप, ड जो है साइलेंट, डी का जो साउंड है ड वो साइलेंट रहेगा यहाँ, ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसका पैर जो है उसके पिता का वो जो सबसे बढ़िया जो कुशन है गद्दा उसके ऊपर रखा हुआ रहता, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उसके फादर जो हैं वो बड़े ही गहरी नींद में सोते रहते, एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेना, खर्राटे लेते हुए वो लेटे हुए रहते। तो कुल मिला के जब वो उसका भय दूर होने की कोशिश होती, उसकी दादी प्रयास करती, लेकिन उस प्रयास में भी उसको सफलता नहीं मिलती। जब वो वहाँ जाती तो वो अपनी माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर नींद लेते हुए, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग करते हुए वो देखती। तो ये जो कुछ रवैया था उससे उसका भय जो है वो दूर नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखें आगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने अच्छे से इसको समझा होगा, आशा करते हैं। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से समझें, और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में लेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।